खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में से अमर शहीदों को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस युद्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की गई अभूतपूर्व जीत के चलते इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। इस युद्ध के दौरान 3,900 भारतीय सैनिक शहीद और साथ ही साथ 9,851 सैनिक घायल हुए थे। ये विजय दिवस का दिन हमारी सेना के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज के दिन पाकिस्तान ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने अपने घुटने टेक दिए। भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा से शौर्य रहा है सेना का, और 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। और आज देश के अंदर हमारे सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर योजनाएं बनाई जा रही है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं और सेना को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उपकरण हैं, जो पहले नहीं मिलते थे, वो आज बहुत बड़ी संख्या में और जरूरत के हिसाब से सबको उपलब्ध हो रहे हैं। उसके कारण से सेना का मनोबल भी बढ़ा है, इसमें भी आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, देवभूमि के साथ वीरभूमि है, हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और सैनिकों के कल्याण के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रतिबद्धता हमेशा सैनिक परिवारों के साथ है, क्योंकि सैनिक के जीवन में अनेक कठिनाइयां होती हैं, उनके परिवारों को भी उन कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसी को लेकर हमने यहाँ पर सैनिक धाम भी हम बना रहे हैं। अभी चाहे हमारा यहाँ सेलाकुई के पास हो या हमारा विधिहाट में सैनिक कल्याण से जो है हमारे अन्य कार्यालय भी बनाए जा रहे हैं। और भी जो भी काम है, सैनिकों को मिलने वाली सुविधाएं, कैंटीन इत्यादि, सभी पर हम भारत सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए 2 दिवसीय प्रथम और मेला कौथिग का आयोजन रेंजर ग्राउंड में किया गया। राज्य में यहां आयोजन ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद के निर्देशन में उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड और ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया गया है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और राजपुर विधायक खजान दास ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। इस 2 दिवसीय सौर मेला कौथिग में सौर पैनल बनाने वाली लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया है। इस दौरान बच्चों को सौर एनर्जी के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सौर कौथिग आने वाले समय में हमारे राज्य को इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करवा पाएगी। ये सौर कौथिग हमारे राज्य की जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारी असीमित सीमाएं हैं, असीमित हमारे पास उसको जुटाने के रास्ते हैं, उसको जुटाने में मील का पत्थर साबित होगा। और इस निमित्त हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान पहले ही कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में हम सभी को कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाएं और आगे के बजट में भी हम करने वाले हैं। राज्य के अंदर हम इसके लिए अनुदान भी दे रहे हैं। नए जो हमारे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है और अनेक हमारे उद्यमी युवा नौजवान आगे आ रहे हैं और अपने स्वरोजगार को अपना रहे हैं और सौर ऊर्जा के हीटर के संयंत्र भी स्थापित हो रहे हैं। उसमें भी हम 30 से 50% की सब्सिडी दे रहे हैं, 70% का अनुदान इसमें दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और वैसे भी क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान सूर्य की कृपा हमेशा बनी रहती है। जब देश के अनेक स्थानों पर सूर्य भगवान दर्शन नहीं देते हैं, उस समय भी हमारे राज्य में हर जगह उनकी उपस्थिति होती है और सीधे हमको जो है अपनी ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो ये सौर कौथिग
आने वाले समय में हमारे राज्य को इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कराएगा, उसको उसमें सहायक होगा। मैं सबको अपनी तरफ से स्वर्गीय हरबंस कपूर के जीवन और कृत्व आधारित राजनीति और सामाजिक मूल्यों की धरोहर डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ द्वारा संपादक पुस्तक का विमोचन IITD सभागार में किया गया, जिसमें की मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राज्यपाल उत्तराखंड और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और विधायक खजन दास राजपूत ने शिरकत की। स्वर्गीय हरबंस कपूर की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि ये पुस्तक न केवल उनकी जीवनी और उनके सेवा कार्यों का संग्रह है, बल्कि इसमें उनके द्वारा स्थापित आदर्शों और मूल्यों का भी वर्णन है। राज्यपाल ने स्वर्गीय हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वो उत्तराखंड की राजनीति के आधार स्तंभ है और एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। उनके जीवन जो है इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक सच्चे नेता को जनता के दिलों में जगह बनाकर सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हरबंस कपूर ने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का हर क्षण जन सेवा को समर्पित किया। वो एक सच्चे नेता थे जिन्होंने अपनी सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया था। और मैं उनको 3 बार मिला, 3 बार राजभवन में आए थे। मैं एब्सोल्युटली प्योरिटी ऑफ आत्मा और हार्ट से कहना चाहता हूं कि उनके जैसा एल्डर, उनके जैसा पर्सनैलिटी एंड उनके अंदर से जो सच्ची वार्मथ, एक होता है ना पंजाबियत, एक बिहार, एक उनके अंदर से सरलता। कभी कभी हम जब गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल देखते हैं तो 4 क्वालिटी है जो गुरु नानक देव जी की हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर हो। मासूमियत, हम्बलनेस, इनोसेंस, इन सबसे बड़ी साधारणता और चौथी है करुणा, कंपैशन। ये चारों क्वालिटी हरबंस जी के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में। उत्तराखंड प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम उत्तराखंड के बेटों के बाद बेटियों को भी मिलने लगा है। रविवार को बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग के लिए हुए मिनी ऑक्शन में प्रदेश की 3 बेटियों को खरीदा गया, जबकि पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एकता बिष्ट को रिटर्न किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बागेश्वर से सोमाकी गांव की प्रेमा रावत को बेस प्राइस 10 लाख से 12 गुना अधिक कीमत देकर अपनी टीम के साथ जोड़ा। बता दें कि IPL में प्रदेश के 8 खिलाड़ियों पर अलग अलग फ्रेंचाइजी ने दाव लगाया है। देहरादून की नंदिनी और टिहरी की राघवी के लिए ये महीना दोहरी खुशी लेकर आया। पहले तो वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 और 1 दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए उनका चयन भारतीय टीम में हुआ और अब उन्हें विमेन प्रीमियर लीग के लिए RCB और दिल्ली कैपिटल्स ने अपना हिस्सा बनाया है। हालांकि स्नेहा राणा पर किसी फ्रेंचाइजी में रुचि नहीं दिखाई। अब आपको बता दें कि यहाँ पर WPL में उत्तराखंड की बेटियों के नाम सामने आए हैं, जहाँ पर प्रेमा रावत जो कि ऑलराउंडर है, उनकी कीमत 1.20 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो प्रेमा रावत है उनकी कीमत यहाँ पर लगाई गई। एकता बिष्ट की बात करें जो कि रिटर्न गेंदबाज है, जिनको कि रिटर्न कर दिया गया है और उनकी कीमत 60 लाख रुपए यहाँ पर तय की गई है और उन्हें खरीदा गया है। राघवी बिष्ट की बात करेंगे, वो भी ऑलराउंडर है और उनकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी उपलब्धि नंदिनी कश्यप जो कि बल्लेबाज है, उनकी भी कीमत 10 लाख रुपए यहाँ पर तय की गई है। तो ये बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर बेटों के साथ साथ अब उत्तराखंड की जो बेटियां हैं वो भी क्रिकेट में अपनी रुचि दिखाते नजर आ रहे हैं और WPL में उत्तराखंड की अलग अलग जगहों की जो बेटियां हैं उनको चयनित किया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, बात मौसम के हवाले से होगी, जहां पर उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद भले ही मौसम साफ हो चुका है, दिन में चटक धूप खिलने से सर्दी का एहसास कम हो रहा है, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड खूब परेशान कर रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सप्ताह भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसके चलते रातें और भी सर्द होंगी। 1 दिसंबर से अभी तक के तापमान की बात करें तो दून में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जबकि बीते 4 दिन से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे
ही रह रहा है। इसके चलते दिन के मुकाबले रात के समय अधिक ठंड हो रही है और सर्द हवाएं खूब परेशान कर रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री जो है वो इजाफे में दिखा और 1 डिग्री इजाफे के साथ 22.3 डिग्री रहा, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री कमी के साथ 4.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य हिस्सों का भी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 19 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरा छाने की आशंका है और इसके बाद शीतलहर लोगों को परेशान करेगी। 17 दिसंबर से तापमान में और कमी आएगी, साथ ही शीतलहर चलने की चेतावनी भी है। इसके कारण आने वाले दिनों में ठंड अभी और परेशान करेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। ये माना जा रहा है कि जनवरी में उत्तराखंड में निकाय चुनाव हो सकते हैं और इन निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष विभिन्न मोर्चों के साथ बैठक कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा को उत्तराखंड आने का समय नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में हुए केदारनाथ उपचुनाव में भी कुमारी शैलजा को पार्टी के प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचना उचित नहीं लगा। एक और भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा ऑनलाइन मीटिंग करके अपना दायित्व निभा रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा जो है उन पर सवाल उठने भी लग चुके हैं और उठने लायक भी इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने एक और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज द्वारा बनाई गई प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया। दूसरी ओर उन्होंने प्रदेश से लगातार दूरी बना रखी है। कई बार तो उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली जाना पड़ता है और अब ऐसे में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी एक मुद्दा हाथ लग गया है। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि कांग्रेस की प्रभारी को उनकी जो भावनाएं हैं उत्तराखंड से नहीं जुड़ी, वो लगातार यहाँ से दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी हमेशा उत्तराखंड से नदारद रही है। कभी भी उनकी भावनाएं इस प्रदेश से नहीं जुड़ी, कभी भी उनका विशेष लगाव इस प्रदेश से नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रदेश के चुनाव को ही बहुत ही हल्के में लिया और वहां पर जिस तरीके से सिर्फ उठव्वल रही तो वहां पर आप नतीजा देख चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी वही नतीजा रहा। कभी भी वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी। हमेशा जो है लैपटॉप पे बैठ करके वर्चुअल बैठक लेती है सभी कार्यकर्ताओं की या नेताओं की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत मेहनत और मशक्कत करने की आवश्यकता है। जिनका प्रभारी वहां से नदारद हो, जिनका प्रदेश का नेतृत्व जो है नेतृत्व विहीन हो, मुझे लगता है कि उनको बहुत सोचने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसको बहुत ही गंभीरता से लेती है। उसको चुनाव को बहुत मेहनत के साथ लड़ने का काम करती है। हमारा बड़ा नेता हो और या छोटा कार्यकर्ता हो, सभी इस चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के जो चुनाव होंगे इनको जीतेगी नहीं बल्कि ऐतिहासिक परिणाम देने का काम करेगी। रही बात कांग्रेस की, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को और मेहनत करने की आवश्यकता है। केवल भ्रम की स्थिति पैदा करके, झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके वो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उनके वरिष्ठ पूर्व मुख्यमंत्री हो और चाहे उनकी प्रभारी हो, जिनका विशेष लगाव उत्तराखंड से नहीं है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता भी उनको नदारद कर रही है। हमेशा उनको जो है हार का मुंह देखना पड़ रहा है। यही कारण है कि जब आपका प्रदेश से लगाव नहीं, यहाँ की जनता के मुद्दों से लगाव नहीं, यहाँ की जनता से कोई आपको लेना देना नहीं है, तो प्रदेश की जनता भी यही चाहती है कि जिनको हमसे लगाव नहीं है तो हमें भी उनसे कोई लगाव नहीं है। हमारे देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं उनको कर रहा हूँ। लगातार हम बैठकें कर रहे हैं, हमारे प्रभारी लोग बैठकें कर रहे हैं और हमारी जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं हमारे आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय शर्मा साहब प्रकट सिंह जी, वो लगातार जूम मीटिंग के माध्यम से हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हम लोग को दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम जिस दिशा निर्देश को उनसे मिल रहा है उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। अभी बाई इलेक्शन भी तो हमने उन्हीं के निर्देशन पे, उन्हीं के सलाह पे लड़े और हम जीते। केदारनाथ में थोड़ी सी कुछ चूक हो गई, लेकिन ये कहना कि फिजिकली होके होना, क्योंकि एक आधुनिक समय है। आप दूरभाष के माध्यम से, आप VC के माध्यम से सारे काम कर रहे हैं। सरकार भी VC के माध्यम से काम कर रही है। राजधानी देहरादून में गोकुल संस्था का वार्षिक समारोह मनाया गया। आपको बताते चले कि गोकुल संस्था एक सामाजिक संस्था है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये संस्था
असहाय लोगों की सेवा करने के लिए बनाई गई है। संस्था द्वारा दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग भी दिए गए और उनको सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सुनील जैन, अध्यक्ष तिलक ग्रुप ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गोकुल संस्था बड़ा सराहनीय कार्य कर रही है। लगातार असहाय लोगों की सेवा करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। संस्था का उद्देश्य ये सुदूर इलाके, दूर दूर से पहाड़ी क्षेत्रों से ये मरीज ढूंढ कर लाते हैं और जितने भी पोलियोग्रस्त व्यक्ति हैं, हाथ और पैर, उनका ये दिल्ली की संस्था से इनका कोलैबोरेशन है। वही संस्था इन्होंने अपनी वर्कशॉप हर्रावाला में माननीय जगोड़ी जी के उसमें बना रखी है निवास स्थान पर, और वहाँ से ये अपना सारे बच्चों को नाप वगैरह लेके जो भी कोई हमारे पेशेंट है और फिर उनको पैर लगाकर ये देते हैं। और करीब 24 साल इस संस्था को फॉर्म में हो गए। और आदरणीय मधु मैत्री जी का मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो खुद भी वो पोलियोग्रस्त हैं और इस संस्था को 24 साल से बहुत ही अच्छे ढंग से और बड़ी दृढ़ता के साथ चला रही है। ये संस्था हमने 2000 में आरंभ की थी और इसको 24 साल पूरे हो गए हैं। और मेरा जो उद्देश्य है इसमें तो मेन रोल हमारे मधु मैत्री जी का है, वो दिव्यांग है। और मैंने ऐसे सुपात्र को चुना है क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, संस्थाएं क्या क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मेरा धर्म क्या कहता है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा लक्ष्य है कि मैं उन दिव्यांग जन तक पहुँचूँ। और दूर दराज पहाड़ों में मैं गया, बड़कोट, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, आपके नैनीताल और अल्मोड़ा, मैंने वहाँ से बच्चों को चुना। फिर इसके साथ क्या है, आप पूछेंगे कि बच्चे कैसे, आप कहाँ से लाते हैं, ये भी तो प्रश्न है ना, आते कहाँ से हैं। देखो ये तब आते हैं जब हम कैंप लगाते हैं, हम मेडिकल कैंप लगाते हैं। मेडिकल कैंप में हम इनको चयनित करते हैं, वहाँ से हम इनको पकड़ते हैं, फिर इनको जो है। पौड़ी के गोविंद वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी और तकनीकी संस्थान से छात्राओं ने समय से पहले हो रही परीक्षाओं के विरोध में परिसर के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने पूरे परिसर में रैली निकालते हुए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया। उनका कहना है कि सर्दियों के कठोर मौसम के दौरान परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जबकि ये परीक्षाएं आमतौर पर सर्दियों के बाद आयोजित की जाती थी। इस साल परीक्षाओं की जो तिथियां हैं उनमें बदलाव के कारण छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो बेहद असंतुष्ट है और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। वो अक्टूबर लास्ट तक चले हैं, हमारे सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। हमें ये बोला गया था कि फरवरी में हमारे एग्जाम एंट्रेंस किए जाएंगे और अब एकदम सडन नोटिस से बोल दिया गया बिल्कुल ठंड में जनवरी में हमारे एग्जाम दिए जाएंगे। अब हम इतनी ठंड हो रही है, हम कैसे पढ़ें? यहाँ तो इतनी वेदर कंडीशन बेकार हो रखी है, -1, -2, 0 यही हमारे टेम्परेचर रह रही है था। और इसमें ये लोग एग्जाम लेंगे तो कैसे हम लोग एग्जाम देंगे? और मेन बात ये है कि हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। हमारे कल में आ रहे क्लास खत्म होने के बाद सर अचानक से अगर मैसेज आ जाता है कि अब तुम्हारे एग्जाम हो गई ध्यान में 26 जनवरी से प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, 26 दिसंबर से ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल होंगे, 6 जनवरी से बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा। एग्जाम होने के लिए सर पहली बात तो सिलेबस कम्प्लीट होना चाहिए, सिलेबस कम्प्लीट नहीं है, फिर हम कैसे करेंगे? सिलेबस होना पहले सर 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 2 यूनिट पहाड़ी उत्पादनों को बढ़ावा देने के साथ ही काश्तकारों की आर्थिकी बढ़ाने के उद्देश्य से विकास खंड के परिसर में एक बार फिर से स्थानीय उत्पादन को बाजार देने के लिए पहल की गई। इसमें विभिन्न किसानों और समूहों से जुड़ी महिलाओं के द्वारा उत्पादित सामग्री को जन सामान्य जो है उसको मुहैया करवाने के लिए एक पहल की गई। सभी काश्तकारों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग खूब खरीदारी भी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। देखिए, स्थानीय जो हमारी एसएचजी है, स्थानीय जो हमारे किसान हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री है उनको लेकर हमने यहाँ पर एक छोटा सा बाजार देने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो महिलाएं स्वयं के द्वारा उत्पादित सामग्री है, इसमें इनकी सब्जी है,
इनके द्वारा उत्पादित राजमा है, चौलाई है, जो जो चीजें यहाँ पहाड़ में होती हैं और पहाड़ की जो समृद्ध विरासत है, इनके ऊनी कपड़े हैं, इन सब को लेकर, क्योंकि शीतकालीन प्रवास के दौरान जब यात्रा काल शुरू नहीं रहता तो इनको एक बाजार देने की आवश्यकता होती है। जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हमने आज से ये संडे मार्केट यहाँ पर पुनः प्रारंभ किया है। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कारणों से वो लगातार चल नहीं पाया, लेकिन अब हमारा ये प्रयास है कि लगातार चलता रहेगा, लोगों को बाजार मिलेगा और हमारे जो स्थानीय किसान हैं, जो कृषक हैं, जो अक्षत जी की महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री है वो सारे लोगों को मुहैया होगी, ताकि वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो जिले के लोहाघाट बाराकोट मुख्य सड़क में पाटन पुल से लेकर गलचौड़ा तक नालियां जो है वो लंबे समय से बंद पड़ी हैं तथा पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा सड़क किनारे बने जानलेवा गड्ढों को अभी तक नहीं भरा गया, जिससे दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा बना है। वहीं लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र राय ने इस विभाग की लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मुख्य सड़क की नालियां बंद पड़ी हैं, जिस कारण बरसात में सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो जाती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। पाटन पुल से लेकर विद्युत उपकेंद्र तक सड़क किनारे जानलेवा गड्ढे बने हैं, जिससे की बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी है। पर विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद भी गड्ढे भरने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि ये लगता है कि विभागीय अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पाटन को से लेकर आपके देवनगर होते हुए इसमें एक तो कबर टूटे हुए हैं, कबर टूटा हुआ है पहला, और उसके बाद में जो नालियाँ खाली नालियाँ बंद होने से सड़क के जो लाइनिंग है, वाइट लाइनिंग है, उसमें के समीप से बिल्कुल 2 बाई 2 फीट के गड्ढे हुए हैं, जिसमें आए दिन 2 पहिया वाहनों के लिए और 4 पहिया वाहनों के लिए आए दिन जो है दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। इसलिए मैं विभागीय अधिकारियों से ये अनुरोध करूँगा कि भाई इस मामले में संज्ञान लेते हुए आप शीघ्र इन गड्ढों को भरवाने की कृपा करें और ये जो जितनी नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं इनको खुलवाने के लिए अपने। तो चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।